नमस्कार दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी घटना जो आपको डरने पर मजबूर कर देगी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मेरे दोस्त संदीप का गांव था घनौर। वो कई साल बाद अपने गांव वापस जा रहा था और उसने मुझसे कहा, यार रवि, चल ना मेरे साथ, 2 दिन रुकेंगे, खेतों में घूमेंगे। मैंने भी हंसते हुए हामी भर दी। हम दोनों रात की बस से निकले। शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी और चारों तरफ बस काली रात थी। करीब रात के 1 बजे बस हमें मुख्य सड़क पर उतारकर चली गई। वहां से गांव तक जाने के लिए हमें जंगल की एक पुरानी पगडंडी पकड़नी थी। हवा में ठंडक थी, झींगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। संदीप बोला, यहीं से शॉर्टकट है। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और हम दोनों चल पड़े। कुछ देर बाद टॉर्च अपने आप फ्लिकर करने लगी। मैंने कहा, बैटरी खत्म हो रही होगी। पर तभी आगे झाड़ियों के पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है? संदीप ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। हम दोनों थोड़े डर गए, लेकिन चलते रहे। थोड़ी दूर आगे सड़क के किनारे एक पुराना कुआं था और उस पर किसी ने सफेद कपड़ा डाल रखा था। कपड़ा हवा में नहीं लहरा रहा था, बल्कि किसी चीज से खींचा हुआ लग रहा था। मैंने ध्यान से देखा, वो कपड़ा किसी के सिर पर था। नीचे नंगे पैर वाली औरत खड़ी थी, उल्टी दिशा में झुकी हुई। संदीप, मैंने धीरे से कहा। वो औरत अचानक हमारी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा काला, आंखें खून जैसी लाल थीं। संदीप चीखा, भागो! हम पगडंडी छोड़कर दौड़ पड़े, पर पीछे से पायल की झनकार हमारे साथ साथ दौड़ रही थी। आखिर किसी तरह गांव पहुंचे। गांव के बुजुर्गों ने सुना और बोले, तुम दोनों ने गलती की। उस रास्ते पर राधाबाई की आत्मा भटकती है। उसने वहीं कुएं में फांसी लगाई थी जब उसका पति उसे छोड़ गया था। उस रात से अब तक संदीप दोबारा कभी अपने गांव नहीं गया। मैं शहर लौट आया और सब कुछ भूलने की कोशिश की, पर कुछ डर ऐसे होते हैं जो पीछा नहीं छोड़ते। करीब 3 महीने बाद एक रात मैं ऑफिस से देर तक रुका हुआ था। घर लौटा तो गली में अजीब सन्नाटा था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न हवा चल रही थी। दरवाजा खोला तो देखा, मेरे कमरे के फर्श पर गंदे पानी के निशान थे, जैसे कोई गीले पैर अंदर आया हो। शायद छत से पानी टपका हो, मैंने सोचा और अनदेखा कर दिया। पर जब रात के 3 बजे पायल की हल्की झनकार सुनाई दी, मेरा दिल रुक गया। वो वही आवाज थी जो मैंने उस रात पगडंडी पर सुनी थी। धीरे धीरे वो आवाज मेरे बेडरूम के दरवाजे तक आ गई। मैंने कंबल सिर पर खींच लिया और उस झनकार के साथ एक और आवाज आई, रवि, भाग क्यों आए थे? अगले दिन ऑफिस में सब ठीक था, पर मेरे काना में वही पायल की टनक टनक बजती रही। संदीप को कॉल किया, वो फोन नहीं उठा रहा था। रात को मैं डर के मारे कमरे की लाइट जलाकर सो गया। आधी रात को फिर वही झनकार। इस बार आईने में पीछे किसी की परछाई दिखी, सफेद कपड़े में लिपटी हुई, बाल चेहरे पर बिखरे और होंठों से टपकता पानी। तूने उसे क्यों नहीं रोका? वो बोली, अब वो तुझे बुला रही है। अचानक आईना चटक गया और उस पर लिखा था, कुआं याद है? मैंने अगले दिन किसी तरह संदीप को ढूंढ निकाला। वो कमजोर, बीमार और लगभग पागल लग रहा था। उसने कहा, वो हर रात आती है रवि, कहती है हमें वापस आना होगा वरना वो खुद आएगी। मैंने डरते हुए कहा, अगर हम वापस चलें तो? संदीप बोला, तो शायद वो हमें माफ कर दे। हम दोनों उसी रात गांव लौटे। पगडंडी अब सूनी थी, पर कुएं के पास एक लाल चुनरी लटक रही थी। हमने वहां दिया जलाया, सिर झुकाया और कहा, माफ कर दो। हवा में हल्की पायल की झनकार हुई, मगर इस बार वो दूर जाती हुई लगी। हम शहर लौट आए, सब सामान्य लग रहा था। पर आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूं, मेरे कमरे के बाहर फिर वही झनकार सुनाई दे रही है और फर्श पर पानी का निशान बन रहा है, कुएं के आकार का। हमारे लौटने के बाद कुछ हफ्ते सब ठीक रहा। पायल की आवाज बंद हो गई थी। मैंने सोचा, अब वो आत्मा शांति पा चुकी है। लेकिन एक दिन मेरे घर एक पुराना लिफाफा आया, जिस पर लिखा था, रवि के लिए, धवलपुर से। लिफाफे में सिर्फ एक फटी हुई तस्वीर थी, जिसमें संदीप, मैं और एक औरत थी जो हमारे बीच खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, पर उसकी पायल वही थी, वही राधाबाई की। मैं तुरंत घनौर पहुंचा। गांव में सब कुछ वीरान था। संदीप का घर बंद पड़ा था। पड़ोसी बोले, संदीप तो पागल हो गया था, कल रात कुएं में कूद गया। मेरा सिर घूम गया।
मैं भागते हुए उसी कुएं तक पहुंचा। कुएं के पास मिट्टी में रक्त के निशान थे और पास में पड़ी थी वही लाल चुनरी। अचानक कुएं के भीतर से किसी औरत की हंसी गूंजी, धीरे धीरे, ठंडी और सिहरन भरी। एक गया, अब तू बचा है। मैंने गांव के एक बूढ़े पंडित से सच्चाई पूछी। उन्होंने बताया, राधाबाई आत्मा नहीं बनना चाहती थी, पर उसके साथ जो हुआ उसने उसे श्राप बना दिया। राधाबाई संदीप के परदादा की पत्नी थी। उनका पति किसी दूसरी औरत के प्यार में पड़ गया था। जब राधा ने उसे रंगे हाथों पकड़ा, उस आदमी ने उसी कुएं में राधा को धक्का दे दिया। गांव ने उस बात को छिपा दिया, पर उसकी आत्मा वहीं अटक रही और हर उस वंशज को ढूंढती रही जो उस पापी की नस्ल से जुड़ा था। अब मुझे समझ आया, संदीप उसी वंश का था और मैं बस उसका साथी था जो उस आत्मा के रास्ते में आ गया। आज रात फिर से वही आवाज आई है, पायल की झनकार खिड़की के बाहर से। मैंने देखा, धुंध में एक परछाई खड़ी है, लाल चुनरी ओढ़ रही है और उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ हैं। वो मुस्कुराई, अब तेरा नंबर है। और फिर कमरे की लाइट झपक गई। उस रात मैं बिल्कुल अकेला था। कमरे की लाइट झपक रही थी और हवा में मिट्टी और गीले बालों की गंध थी। खिड़की के बाहर वही आकृति खड़ी थी, राधाबाई। उसकी आंखों में पानी नहीं बल्कि खून था। वो धीरे धीरे मेरे कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना किसी आवाज के। तू बच नहीं सकता रवि, उसकी आवाज ठंडी थी। संदीप चला गया, अब तू बचेगा क्यों? मैंने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो मुस्कुराई, तू उसके साथ था, उसी पगडंडी पर, उसी कुएं के पास। जब किसी पाप की कहानी दो जुबानों से गुजरती है तो श्राप दो हिस्सों में बंटता है। मैंने पंडित की किताबें पलट डाली। उसमें लिखा था, जिस जगह आत्मा का रक्त गिरा हो वहां उसकी स्मृति मिटाना ही मुक्ति है। मतलब मुझे कुएं को बंद करना होगा। मैं रात के 3 बजे अकेला उस रास्ते पर निकल पड़ा। वही पगडंडी, वही सन्नाटा, हर कदम पर झनकार गूंज रही थी। कुएं के पास पहुंचा तो हवा ठंडी हो गई, पेड़ झूमने लगे। मैंने मिट्टी फेंकनी शुरू की, लेकिन तभी कुएं से एक हाथ बाहर आया, काले सड़े हुए नाखूनों वाला, और उसने मेरा गला पकड़ लिया। तू मुझे मिटा नहीं सकता, उसकी आवाज गूंज उठी जैसे चारों दिशाओं से आ रही हो। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई, जेब से गंगा जल की शीशी निकाली और कुएं में उंडेल दी। कुएं से धुआं उठा और राधाबाई चीखी इतनी जोर से कि आसमान कांप गया। कुछ पल में सब शांत हो गया। पायल की आवाज थम गई, हवा थम गई, बस मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली, सूरज की रोशनी थी। कुआं आधा मिट चुका था, मिट्टी खुद ब खुद उसमें गिर रही थी। गांव वाले पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा अब ये श्राप खत्म हो गया लगता है। मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि अब सब खत्म है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।